Hello everyone, it's Saturday and it's the time when we do the current affairs session and it's the weekend current affairs session. जुलाई 3rd वीक का वीकेंड करंट अफेयर सेशन आपके लिए आ चुका है. आज मैं बहुत ही हैपनिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लाई हूँ आपके लिए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये आर्टिकल्स ध्यान से पढ़ें क्योंकि अब मैं धीरे धीरे खुद भी एज वी से विद टाइम व्हेन वी कंटिन्यूअसली डू समथिंग वी आल्सो इम्प्रोवाइज. सो इवन आई एम इम्प्रोवाइजिंग ऑन द काइंड्स ऑफ आर्टिकल दैट आई पिक फॉर यू गाइज एंड द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू डिलीवर, because then it is relevant for everybody whosoever is watching this video. अगर आप कोई एग्जाम नहीं दे रहे तो भी आपके लिए परफेक्ट है, और अगर आप कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आता है तो ये आपके लिए गुड टू गो है. सो फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं एंड इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, वहां मिलेगा. ठीक है. सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू नाउ? So yeah, it's the current affair economics July week 3 weekend news session and what are we going to do? So I just hate putting on my mic. ऐसे ना मेरे को मजा आता है माइक लेके हाथ में बोलने का, but yeah, so I hope the audio is fine. And now let's complete, let's just dive into the video फटाफट से and let me adjust the screen a bit. Yeah, I think it's fine now. So सबसे पहला आर्टिकल हमारा है स्टेट ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया. इनफॉर्मल सेक्टर इंडिया में दो टाइप के सेक्टर्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. सो इनफॉर्मल सेक्टर का क्या हाल है, देन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पे बात करेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन पब्लिक स्पेंडिंग फॉर ह्यूमन कैपिटल. आज तो ऑल थ्री आर्टिकल्स आर माय फेवरेट गाइस. सो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे हुए आज तो हम आर्टिकल पे ही चलते हैं. बीच में थोड़ी थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेंगे जैसे हमें शौक है, लेकिन अभी नहीं. सो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल जो आया था इसकी समरी क्या थी, ताकि हम जान पाए कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में इस पे बात करने वाले हैं. सो द इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया encompassing small and medium sector enterprises. So you would know SMEs के बारे में. Household proprietaries and partnership establishment represents a significant portion of economy contributing to employment and production. So जो भी sector economy and production में और employment में contribute कर रहा है, we need to know about that particular sector. However, the sector has faced challenges over the past 7 years. क्या challenges face कर रहे हैं? Leading to shutdown of many units and loss of 16.45 lakh jobs in the non-farm informal economy. यानी जो farm से अलग है, non-farm informal economy, वहाँ पे हमने इतने lakh jobs का loss देखा है. You don't need to remember the data. It's just हमने loss देखा है, बस बाकी काम खत्म. इससे ज्यादा data जहाँ याद रखना होगा, I'll tell you data याद रखना है. ठीक है. Data from annual survey of unincorporated enterprises by National Sample Survey Organization, which is now NSO, highlights these trends. So let's just फटाफट see कि key points क्या है. सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग में देखो वो बता रहा है कि कितना % हुआ है, एंड वर्कर्स इन मैन्युफैक्चरिंग फेल हुआ है. तो हमको बस इतना याद रखना है कि सेक्टर का ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेंड, हम ट्रेंड ध्यान रखेंगे. सो ट्रेंड फॉल हुआ है. नंबर्स याद रहे ना रहे, इतने नंबर्स याद रखने किसी भी एग्जाम में बहुत मुश्किल है. ठीक है. नॉट ओनली एनी पर्टिकुलर एग्जाम. सो आई वुड से यू जस्ट नीड टू नो द ट्रेंड्स, बट ट्रेंड्स पता होने चाहिए कि यार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इनफॉर्मल इकोनॉमी में, और उसमें मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, ट्रेड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सर्विस में भी कॉन्ट्रैक्ट. कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे अपवर्ड मूवमेंट देखी गई हो. ठीक है. With a slight increase in workers, units declined. Okay, let it be. Then types of enterprises. Types of enterprises कौन सी हैं? Hired worker enterprise decline हुई है, own account enterprises decline हुई है, and total number of establishments सभी कुछ decline हुआ है. ठीक है. State wise data देख लेते हैं. So state wise यूपी, वेस्ट बंगाल and महाराष्ट्र had highest number of informal establishment. तो कौन से? अब ये important data है, देखो ये states याद रखनी है कि यूपी में, वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं. ठीक है. इनफॉर्मल सेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा यहाँ देखा जा रहा है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कंट्रीब्यूशन होता है. सो पर एंटरप्राइज इंक्रीज्ड एंड हाउएवर द ग्रोथ वाज स्लोअर कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड्स. क्यों स्लोअर है ग्रोथ, आप बताओ? क्योंकि हम इतने डिक्लाइन देख तो रहे हैं. सो डिक्लाइन ट्रेंड में तो डिक्लाइन है ना. ठीक है. माइनस नहीं हो रहा पर डिक्लाइन है, तो इसलिए ग्रोथ हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी होती थी. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देख लेते हैं. द सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट
challenges were exacerbated by COVID-19 pandemic and subsequent lockdowns, which led to significant reduction in economic activities. Formal activities and formal employment फिर भी लोगों को मिली हुई थी, jobs गई हैं लोगों की, but informal तो सबसे ज्यादा गई हैं. So इसका बहुत बड़ा major role था. Economic concept इसमें क्या क्या आ रहा है? Informal sector सबसे पहला क्या होता है? Often characterized by unregulated and non-tax paying activities plays a critical role. आपका काम है इसमें मुझे एग्जाम्पल कोट करना कमेंट सेक्शन में कि कौन से सेक्टर्स इनफॉर्मल इकोनॉमी में आएंगे विच आर unregulated and non-tax paying activities which are doing non-tax paying activities. Okay, and it provides a critical role in providing employment definitely. And okay, a decline in the number of informal units highlights vulnerabilities in this sector. Fine. Then impact of policy changes का क्या impact हुआ है? Demonetization देख लो, severely affected. Demonetization ने affect किया, नोट वोट चले गए, इनके पास तो कैश ही होता था. GST implementation ने और तमाशा कर दिया और उसके बाद COVID-19 हो गया, तो ये बेचारे 2016 से लेके 2021 तक परेशान ही रहे, इसलिए सेक्टर ने सबसे ज्यादा दिक्कतें देखी हैं. ठीक है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं. Job losses in informal sectors can lead to structural unemployment where workers' skill do not match the new job opportunities because new job opportunities formal sector में होंगी और वहां पे आपका skill match नहीं होगा. ठीक है, मैं आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जो इस आर्टिकल में थे. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीवीए था. अब केस स्टडीज पे बात करते हैं. सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो, हिस्टोरिकली अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज इनफॉर्मल सेक्टर फेस सिवियर इम्पैक्ट्स ड्यू टू जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन. Small textile units in states like Tamil Nadu and Gujarat reported closures and job losses. Fine. Then agriculture related enterprises देख लो. So यहाँ पे भी आपको दिक्कतें देखने को मिली हैं, supply chain affect हुआ है. बाकी और एग्जाम्पल हमने स्टेट से उठाए हैं. हमने बात की थी ना वेस्ट बंगाल की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की, फिर केरला की भी बात हो रही है. इनफॉर्मल फिशिंग इंडस्ट्री है वहां पे, क्रूशियल फॉर कोस्टल कम्युनिटीज, स्ट्रगल्ड विद रिस्ट्रिक्शंस. So I would tell you my personal experience. If you visit Kerala and you'll go to any beach, वहाँ पे आपको fishing करते हुए लोग दिखेंगे, and that constitutes a major portion of their informal sector. So whenever you're even going on travel, vacation या कहीं भी जा रहे हो ना, please observe करते रहा करो कि economically क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है. So वो थोड़ा सा देखते चला करो. I think that would be very helpful for you. आपका माइंड वैसा हो जाएगा, सोचने ही ऐसे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से लगेगा. मुझे भी बहुत सारे आइडियाज ऐसे कहीं घूम घूम के ही आते हैं ना. मैं बाहर जाती हूँ, इनफैक्ट व्हेन आई वॉच अ ट्री, व्हेन आई लुक एट अ ट्री कंटिन्यूअसली, तो मुझे आइडिया आता है कि अच्छा एक आंसर राइटिंग में बहुत सुंदर ट्री भी बन सकता है मेन पॉइंट हाईलाइट करने के लिए, ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन बी क्रिएटिव. Okay, then interesting facts about informal sector. ये ना मैंने include करा है आप लोगों के लिए specially. So the informal sector in India is not only significant source of employment but also crucial contributor to country's economy. अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ना ये है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर, अब यहाँ पे ना हमने जेंडर पर्सपेक्टिव ले आया है. ठीक है, सो अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ वुमेन इन इंडिया वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक डेटा देता है, ओवर 94% ऑफ द टोटल फीमेल वर्कफोर्स इन इंडिया इज एम्प्लॉयड इन 94%. माय गॉड, लाइक ह्यूज 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 percentage of women workforce is employed in informal sector. So now it is all the more important for you to give me example of informal sector. Okay, this includes roles such as domestic workers. Of course, आपके घर में जो भी आपकी हेल्प करने आते हैं, काम करने आते हैं, आपका काम हल्का करने के लिए आते हैं, वो वुमेन होती हैं मेजरली. एग्रीकल्चरल लेबरर्स वो होती हैं, एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स भी वो होती है. गांव की बहुत सारी लेडीज बहुत ज्यादा काम करती हैं. ठीक है, एंड कॉन्टेक्स्ट एंड एनालिसिस, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो जाती है. ठीक है, वल्नरेबिलिटीज हैं. वुमेन इन इनफॉर्मल सेक्टर आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इकोनॉमिक शॉक्स. जैसे कुछ भी इकोनॉमिक शॉक हो गया, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट सेविंग नहीं है, तो उनको जाना पड़ता है काम करने. केस स्टडी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की, आप वो भी पढ़ सकते हैं. ऑल राइट, so this is just that, you know, some interesting fact that I wanted to incorporate. Let's quickly move on to the second article because I am receiving some feedback that the videos are being longer. Although it's good, video long है तो अच्छा डिटेल ज्यादा ही कवर होगी. So don't worry about it. And guys, ज्यादा लॉन्ग लग रही है 1.5x पे देख लो. मुझे पता है 2x पे मुझे देखना तो इज लाइक चला जाएगा ऊपर से, लेकिन देख सकते हो, देखना है तो that's fine. Okay, central bank digital currency. So not very recently but मैंने आर्टिकल पिक किया है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले what is central bank digital currency. ठीक है, किसने क्या बात की वो बाद में देखेंगे. A central bank digital currency is a legal tender.
issued by central bank in digital form. Legal tender क्या होता है? लिख के बताओ कमेंट में, what is legal tender? ठीक है. Unlike private cryptocurrencies, CBDCs are backed by central bank and ensuring stability and trust. So इसका मतलब ये होता है basically कि आप किसी को भी दोगे उसे accept करनी पड़ेगी और trust है कि backed by RBI है. ठीक है. In the same, it is the same as fiat currency and it's exchangeable one to one with the fiat currency. A fiat currency is a national currency that is not pegged to the price of a commodity such as gold or silver. यानी जिसकी खुद की वैल्यू, जैसे गोल्ड और सिल्वर होता है, हम पहले उसकी वैल्यू एसोसिएट करते थे और एक गोल्ड का कॉइन होता था तो उसकी कीमत उतनी होती थी जितना उसका वेट होता था. बट एक पेपर की कीमत क्या होती है? जला दो उसको आज 500 के नोट को तो उसकी कीमत क्या रह जाएगी? अपनी खुद की पेपर की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है ना, हार्डली कुछ पैसा या रुपी होगा. ठीक है, बट उस पे लिखा 500 है क्योंकि इट इज बैक्ड बाय आरबीआई, साइन है उस पे, तो इस वजह से वो हमें पता है कि वो लीगल टेंडर है. Okay, the digital fiat currency और हम लोग इसको बोलते हैं CBDC can be transacted using wallets backed by blockchains. Though the concept of CBDCs was directly inspired by Bitcoin, जैसे हमने cryptos देखे थे, but cryptos और ये इसमें फर्क है. Cryptos are not legal tender. It is different from decentralized virtual currencies and crypto assets, which is not issued by the state and lack of legal tender status. बहुत लोग क्रिप्टो में रिस्क ले लेते हैं और बहुत लोग क्यों नहीं भी लेते, क्योंकि उन्हें पता है कि इट इज नॉट बैक्ड. अगर बिल्कुल नुकसान हुआ तो आरबीआई नहीं आएगी आपकी हेल्प करने. ठीक है, बट डिजिटल करेंसी में आरबीआई आएगी आपकी हेल्प करने क्योंकि वो इट इज बैक्ड बाय आरबीआई. The main objective is to mitigate the risk and trim costs. ठीक है, then global trend देख लेते हैं. Bahamas was the first economy. Okay, let's read it very carefully. And now I'll use my highlighter and not the pen. Bahamas was the, oh, why is it not working? Am I canceling this? It's okay, cancel. Bahamas. My God, I don't know what notification it's showing. Let it be. लिख ही लेते हैं अब क्या है. So not always we get what we want, right? So Bahamas was the first economy to launch its nationwide central bank digital currency, namely sand dollar in 2020. Sand dollar पहली डिजिटल करेंसी किसने निकाली? बहामास ने. कब निकाली? 2020 में. नाइजीरिया इज अनदर कंट्री टू हैव रोल्ड आउट ई नायरा. Oh, nice. I like the name. Even I am reading it for the first time. I mean, I put out this thing Sand Dollar, but E Naira it's good. 2020 में ही आई है E Naira, लेकिन सबसे पहले बहामास ने निकाली थी guys. Then China became world's first major economy to pilot a digital currency ECNY in April 2020. ये तीनों ना अप्रैल ये 2020 में ही आए थे. ठीक है, मेजर एडवांटेजेस क्या है? एनहांस सिक्योरिटी. ठीक है, सिक्योरिटी ज्यादा है, थेफ्ट नहीं हो सकता फिजिकल कैश की तरह, तो यहाँ सिक्योरिटी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होती है. ठीक है, रीच द अनबैंक एंड अंडर बैंक, जो नहीं पॉपुलेशन बैंक में जा पा रही वहां तक भी रीच है इसकी. ठीक है, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ डिजिटल करेंसी कुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर मेनी other financial activities to push informal economy into formal zone to ensure better tax and regulatory compliance. Okay, then enhance anonymity. Then what is it? The possibility of permanent transaction deletion is being explored. Now offline functionality भी है और programmability भी है कि enable targeted disbursement, cross border transaction भी easy हो सकते हैं इससे. और इसी के साथ ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव भी है. हम लोग डिजिटल की तरफ, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज अ मेजर थिंग. एंड इम्प्रूव मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेती है वो और ज्यादा इनहांस तरीके से, इम्प्रूव तरीके से हो सकती है. बट इसमें चैलेंजेस भी आते हैं. चैलेंजेस आते हैं साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स. ऑफ कोर्स साइबर अटैक्स आर पॉसिबल. देन प्राइवेसी इश्यूज होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है. यूपीआई प्रेफरेंस एंड interoperability. Okay, so I think it's for me, it has been like interoperability. Okay, so उसमें issues आ सकते हैं. And इसके यूपीआई के साथ issues आ सकते हैं. जैसे कोई एक यूपीआई है और उनका इंटर ऑपरेशंस आते हैं, चलते हैं, तो उसके साथ issue आ सकता है. All right, then non-remunerative CBDC.
the RBI made CBDC non-remunerative and non-interest bearing to mitigate potential risk of bank disintermediation. ठीक है, however, non-banks are included, so that's not a major issue. Competition है private banks से, बिल्कुल है. Monetary policy है, तो need to adapt their policy, ये एक चीज है. Conclusion is basically कि RBI का जो commitment है to address privacy concerns surrounding the CBDC through technological and legislative means reflects its dedication. उनका बहुत dedication है इस चीज में कि उनको successfully इसको implement करना है, सारी चीजें ध्यान में रखते हुए. And will soon be, seeing our economy moving towards digital currency. So that was all with this article. And now we move to our final article, which is in a way very very important if you are going to write a exam. I mean, I will say prelims या कोई भी और एग्जाम है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट जैसे कुछ बच्चे मेंस लिखते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज लिखते हैं, जहाँ पे भी आपको लिखने का काम है, क्लास 12th में बोर्ड्स में ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है. क्यों? क्योंकि अजीत रानडे एक बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं. सो उन्होंने बोला कि पब्लिक स्पेंडिंग ना बहुत जरूरी है ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करने के लिए, हमारी कंट्री में उसकी रिक्वायरमेंट है. सो अजीत रानडे emphasizes the importance of shifting public spending from physical capital to human capital to sustain high economic growth in India. China's growth strategy, driven by exports and capital spending, led to high investment to GDP ratio. यानी ये चाइना की स्ट्रैटेजी थी. बट इंडिया की इन्वेस्टमेंट इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज्यादा ही फोकस हो गई है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. बट फिर भी कंस्ट्रेन है हम लोग फिस्कल लिमिटेशन से. फिस्कल यानी गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से. सो हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, एक सस्टेनेबल, एक लॉन्ग टर्म जो सस्टेन हो पाए ग्रोथ एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए. ठीक है, सो एक डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस पहले चाइना के साथ देख लेते हैं कि चाइना के एक्सपोर्ट और कैपिटल स्पेंडिंग बेसिकली सिग्निफिकेंटली हाई रहे हैं. बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की है उन्होंने एक्सपोर्ट्स पे, एंड डोमेस्टिक सेविंग जो उनकी है वो भी हाई रेट रहा है. फिजिकल कैपिटल पे उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा है. पर इंडिया का करंट अप्रोच क्या है? इंडिया का करंट अप्रोच सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट होता है कि हम लोग स्पेंडिंग ज्यादा कर रहा है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ओवरऑल स्पेंडिंग ज्यादा है एज अपोज टू रेवेन्यू जनरेशन. सो इंडिया हैज अ कंसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट, व्हिच मींस फॉरेन कैपिटल इनफ्लो आर लिमिटेड, डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर आल्सो लोअर कंपेयर्ड टू चाइना. हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं तो चाइना के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स इट्स लोअर. फिस्कल कंस्ट्रेन है इंडिया का. पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्दो increasingly is limited by fiscal constraints. Infrastructure projects are often influenced by electoral cycles. यानी हमें ये प्रॉब्लम है कि जब भी इलेक्शन आ रहा होता है तो हमें पता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने वाले हो या अभी ये पॉलिसी आएगी, ये आएगी, लेकिन ना वो पॉलिसी जब आती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए थोड़ा सा इशू है, तो वो एक दिक्कत है. ओके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है. सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, सो इट इज इम्पोर्टेंट. ओ अच्छा, हम थोड़ा आगे आ गए. बात ये हो रही थी कि इम्पेरेटिव फॉर ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ह्यूमन कैपिटल, यानी हमने बात करी फिजिकल कैपिटल पे तो कर ही रहे हो, बट फिजिकल कंस्ट्रेन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हो रहा है, प्रोजेक्ट्स है, बट फिर भी दिक्कत है. तो हम ह्यूमन कैपिटल की बात क्यों कर रहे हैं? जीत रानडे को क्या हुआ है, वो ह्यूमन कैपिटल इतना क्यों बोल रहा है? हमारी कंट्री में ना स्किल गैप है. हमारी कंट्री में जो जॉब लोग ढूंढ रहे हैं और जो उनका स्किल है वो मैच नहीं करता. जॉब के अकॉर्डिंग हमारे स्किल नहीं है. ठीक है, बहुत मेजर पॉपुलेशन के लिए. और एआई आने के बाद तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ चुकी है. उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड हेल्थ एंड वेलबींग, इन सब पे ही फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब मिलके एक ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं. ह्यूमन कैपिटल अगर फॉर्म होगा तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, एक सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट जो होगी वो इंक्लूसिव होगी. ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है? ओवरहॉलिंग एजुकेशन सिस्टम. मैं हमेशा बोलती हूँ एजुकेशन सिस्टम ठीक है यार, ठीक है. आई मीन ये 2 पॉइंट मेरा पढ़ने का भी मन नहीं है, ठीक है. वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में हम स्कूल में पढ़ के, कॉलेजेस में मास्टर्स करके निकल जाते हैं, हमें लगता है कि ओ वी आर फुल्ली रेडी, बट जॉब मार्केट फिर भी एंड गिवन छोड़ो, सब छोड़ो, पहली बात तो इतनी पॉपुलेशन है, बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस है जो क्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स आती भी हैं या कंपनीज आती हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूट करने. बट अब तो हम वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं. अब तो इवन आईआईटी में लोगों को दिक्कत हो रही है. सो ऐसा दिक्कत क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन और जो एवरेज कॉलेजेस में उनको भी क्यों नहीं मिल पा रहा है? डोंट दे डिजर्व इट? एक एग्जाम नहीं निकला सो वो डिफाइन नहीं करता ना कि उनका करियर कहाँ जाएगा. दिक्कत ये है बेसिकली कि जो जॉब्स मांग रही है, जॉब्स भी जो अच्छी कंपनीज है, दे डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन ऑन द जॉब ट्रेनिंग. उनको चाहिए कि डे वन से पता हो.
अब हमें स्किल्स उतने दिए ही नहीं गए। हम आप में से मैक्सिमम लोग जो अगर ये पॉइंट तक मुझे सुन रहे हो विल अग्री कि हम लोगों ने जो सीखा है एंड हम लोग जहाँ तक पहुँचे हैं, जब आप जॉब में जाते हो ना अपनी पहली जॉब में, आपको लगता है जो मैं पढ़ के आई थी दैट वाज़ सो इर्रेलेवेंट और दैट वाज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये इतना सिंपल था, यही मुझे पढ़ा दिया होता तो शायद इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया होता जो मुझे प्रमोशंस के बाद मिलने वाली थी पोस्ट, मैं उतना भी पढ़ लेती। मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग? Job requirement is very different, or the skill that you need to match that requirement is very different. That is why major unemployment issues आज की डेट में चल रहा है। So हमें वहाँ फोकस करने, हमें ना हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना टू बी वेरी ऑनेस्ट ट्रांसफॉर्म करने की नीड है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी तक नहीं देखी है। क्योंकि आज भी अगर लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक्स, if at all economy is dynamic and economy is constantly changing, that we need to update ourselves with the current affairs or with the things that are happening around us to be strong enough in economic subject, then why is the ncrt of economics still the same that I was using at my time back then are my students using right now, which doesn't make sense to me at all. Why are not we including things that have happened? ठीक है, और अगर इंक्लूड कर भी रहे, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन इंक्लूड कर लिया, ठीक है, जीएसटी इंक्लूड कर लिया हमने अपनी एनसीईआरटी में, बट और बहुत चीजें इंक्लूड करनी और इंटरकनेक्ट करनी जरूरी है। सो आप एक स्टूडेंट से तो एक्सपेक्ट करते हो दैट इफ अ स्टूडेंट इज स्मार्ट, he or she will be able to interconnect multiple aspects or multi-dimensionality of different things, but then why are you not interconnecting it through your teaching? That is my question. I know I have gone deeper into it, but let's come back and enhancing healthcare, यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की नीड है। पॉलिसी रिकमेंडेशन है कि इंक्रीज स्पेंडिंग इंक्रीज कर दो, ये तो हर कोई बोल रहा है गवर्नमेंट को स्पेंडिंग। मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है, स्पेंडिंग इंक्रीज करने से क्या होगा? गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, वो सही लोगों तक नहीं पहुंच रही, टारगेट ऑडियंस और स्पेंडिंग गलत जगह कर रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। कहते हैं ना, मैं मेहनत कर रही हूँ किसी भी चीज में, चलो पढ़ाई छोड़ दो, आप अपने पर्सनल घर में किसी चीज में किसी चीज को सुधारने के लिए मेहनत कर रहे हो, पर सामने, और चलो ये भी छोड़ो, आई ऑलवेज गिव वन एग्जाम्पल एंड आई थिंक जिसको ये समझ आएगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप दो लोग हो, आप फ्रेंड्स हो, और सामने वाला प्यासा है पर आप उसको खाना खिलाए जा रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ये बोल रहे हो कि आई एम फीडिंग यू एंड आई एम फीडिंग यू इनफ, व्हाई आर यू स्टिल नॉट सेटिस्फाइड? व्हेन सामने वाले बंदे ने खाना मांगा ही नहीं था, सामने वाला बंदा प्यासा था, उसको शायद आप एक ग्लास पानी पिलाते तो आपके लिए भी इजी होता और उसको भी ज्यादा खुशी मिलती, एज अपोज टू आप भी ज्यादा मेहनत कर रहे थे और वो उसको भी नहीं समझ आ रहा था क्योंकि आप एक इक्विलिब्रियम पे नहीं थे। So this is my point. If you are able to interconnect, you will be able to get through it कि government spending increase कर भी दे तो क्या, मतलब what if the requirement is something else? The requirement is change the old patterns, but then you're not doing that. So स्पेंडिंग इंक्रीज करके क्या मिलेगा? आई मीन मेरा ये क्वेश्चन है। आई मे बी आई यू नो मे बी आई एम रॉन्ग, एंड इफ आई एम रॉन्ग आई विल बी हैप्पीली would want to read your comments, even though if I am right or wrong, right wrong सबका अलग होता है, so I'm okay with whatever I am, but I would still be very happy to read your comments अगर आपका मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा डिफर करता है, because I think differences accept करना भी एक आर्ट है जो हर किसी में नहीं होता। So yeah, that's the thing. एंड देन व्हाट वी कैन डू इज केस स्टडी देख लो, एक केरला की ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक केस स्टडी मिली थी मुझे, जहाँ पे था कि उनका एजुकेशन एंड हेल्थ अचीवमेंट्स बहुत है, हाई लिटरेसी रेट है केरला में, रोबस्ट हेल्थ केयर सिस्टम है एंड इकोनॉमिक आउटकम्स उनके काफी अच्छे आ रहे हैं, स्किल्ड एंड हेल्दी वर्कफोर्स है उनकी, कंट्रीब्यूटिंग टू केरलाज इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड सो बेसिकली आप देख रहे हो केरला में लिटरेसी रेट अच्छा होने की वजह से और हेल्थ अच्छा होने की वजह से उनका पूरा इकोनॉमी बहुत अच्छा है। तो ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करोगे तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और हर स्टेट अगर अपने लेवल पे अच्छे से करेगी तो आप लोग और ज्यादा अच्छा, हर स्टेट बनेगी, सो ओवरऑल इंडिया ग्रो करेगा अगर हर स्टेट ग्रो करेगी। सो ये एक बहुत अच्छा इंटरकनेक्शन है। सो इट्स एन आर्टिकल विच लिंक्स द पॉलिटिकल एस्पेक्ट with the social aspect, with the economic aspect, and geographical, I mean with every aspect. Okay, so yeah, that's the conclusion. Ajit Ranede's argument for pivoting public spending towards building human capital is well founded. All right, so comparative analysis उन्होंने चाइना से किया था, although ठीक है हमने चाइना से कर लिया, बट हमारा रिक्वायरमेंट्स इन चाइना का रिक्वायरमेंट बहुत अलग है। चाइना इज रनिंग वे अहेड देन अस इन एवरी एस्पेक्ट, सो दैट्स आल्सो अनदर थिंग। एंड
with this I would want to conclude that last article में मैं थोड़ा सा personal हो गई, जो भी matter education पे आता है और उसमें मैं थोड़ा सा personal हो जाती हूँ, but I hope you understand where I was coming from, and I hope that every article is clear to you. Thank you so much everybody for staying tuned and loving Equipoise classes so much, and I'll see you next time. Till then, take care and bye bye.